वेलकम टू द सेशन। और टॉपिक आपको पता है, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग हियर। जीएस के चारों पेपर में आपको आंसर राइटिंग करनी है, जो भी आपका ऑप्शनल है। यहाँ पर हम पीएसआर का रेफरेंस लेकर आंसर राइटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। हम क्वेश्चन कीवर्ड्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, सारी बातें करेंगे। कुछ जो एग्जांपल्स देंगे वो पीएसआर के भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि कल मैंने एक शॉर्ट्स में कहा था कि पता होना कि आपको क्या आता है और एक्चुअली क्या आता है, दोनों में फर्क होता है। कई बार किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यस वी हैव फेयर आइडिया अबाउट दिस, बट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली अपने आइडियाज को हम पेश नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट। उसके दो इशू हैं, या तो रिटेन नहीं किया या फिर लिखना नहीं आता अभी। ठीक, और लिखना आना कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकता, कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई आर्ट है, नहीं। वी नीड टू नो द एग्जैक्ट स्टेप्स, वी हैव टू टेक दो स्टेप्स एंड वी आर थ्रू। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो भी चीजें कही जाती हैं, जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, वो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसी वजह से वो एक्सपर्ट हैं। और आपको इस फील्ड का एक्सपर्ट बनना है बिफोर मेंस। एक्सपर्ट इन अ वे कि भाई अपना स्कोर आ जाए, है ना। तो नॉलेज तो जरूरी है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट, और आई वुड से फ्यू कॉन्सेप्ट्स, पहली बात आती है ना कि भाई कब हम आंसर राइटिंग शुरू करें। जैसे मान लीजिए आज आपने लेक्चर बन लिया और आज ही आप सोचो कि आज ही हम आंसर राइटिंग करेंगे, तो उसमें इशू आएगा। और इशू आने में फिर ये मत सोचना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। क्लास में कुछ बच्चे अच्छा आंसर लिख रहे होंगे, ऐसा हो सकता है वो पहले से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग लिखने के लिए हमें कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज है नॉलेज, जिसको मैं कह सकता हूं अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल लेकर चले, ठीक है। जैसे पॉलिटी तो आप सबने पढ़ी है, पीएसआर ऑप्शन में पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ा है। ठीक, तो से मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक चैप्टर है। जैसे ही मैंने इस चैप्टर का नाम लिखा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यार इस चैप्टर में ना हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है। फेयर आइडिया कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो क्या रहा होगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट how Indian Constitution was made. We are going to talk about certain events. We are going to talk about certain ideas which were incorporated. We are going to talk about from where these ideas were taken. We are going to talk about major debates in the making of Constitution. तो जैसे मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये है क्या, ये हेडिंग्स ही तो है इस चैप्टर की, राइट। फिर सब हेडिंग्स क्या होंगी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेजर डिबेट्स, तो मेजर डिबेट्स के अंदर सब हेडिंग्स होंगी। डिबेट रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म, डिबेट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री मॉडल वर्सेस प्रेसिडेंशियल मॉडल, राइट। और कीवर्ड्स क्या होंगे भाई, what were the keywords which were in favor of presidential model, what were the keywords which were in favor of parliamentary model। favor keywords जैसे कि instability, stability, accountability, यू कैन से सेपरेशन ऑफ पावर, ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। तो जब हमारे दिमाग में चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं तो वो प्रोड्यूस आंसर में आसानी से होती है। तो अभी तक आप में से जो लोग किसी भी सब्जेक्ट में आपने कंटेंट प्रिपेयर किया एंड यू आर नॉट एबल टू राइट,
और सोच रहे थे आपके साथ कुछ बड़ा गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। यानी कि पहले स्टेप में ही एक चीज मिस हो रही है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस स्टेप्स, तब जाकर हम उस पर आएंगे। तो पहले स्टेप से हमने क्या सीखा? वी नीड टू ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स। ऑर्गेनाइज करो ऐसे, ठीक है? तो जो आपके कोर नोट्स हैं, जब आप उसको रिवाइज करें तो अपने साथ एक A4 साइज पेपर रखें, ठीक है? या फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं हेडिंग सब हेडिंग्स कीवर्ड को स्टार्टिंग में, या अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से। जैसे जैसे आप उसको कंप्लीट कर लें तो जो नेक्स्ट बार आप देखें तो गो थ्रू करें हेडिंग सब हेडिंग्स कीवर्ड्स और रिपीट करें अपने मन में, राइट? तब वो थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगे। तब जाकर जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देन व्हेन आई एम गोइंग टू मेक अ क्वेश्चन, राइट? एग्जांपल देता हूं। डिस्कस द मेजर डिबेट्स associated with key principles of Indian Constitution या key principles in Indian Constitution। ये हमने एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक? और से हमने इसको रख दिया 200 वर्ड्स। देखिए मेंस में इतना स्कोर ले आना है कि अगर इंटरव्यू में अबव एवरेज भी है तो भी आप रैंक, आपकी रैंक टॉप में हो। जैसे कि इस साल की जो टॉपर हैं ऑल इंडिया रैंक 10, उनकी स्ट्रेटेजी देखिएगा, स्टडी आईक्यू के चैनल पे मिल जाएगी। तो मेंस में जो स्कोर है वो है उनका 3rd नंबर द टोटल रैंकिंग में, लेकिन 10th रैंक आई क्योंकि जो इंटरव्यू है उसमें स्कोर कम था। तो वी हैव मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस इन अदर रैंक्स एज वेल, जिन्होंने मेंस में इतना स्कोर कर लिया कि अगर मेंस में उनका स्कोर अबव एवरेज रहता ना, मेरिट आउट हो जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अबव एवरेज मिला और उसमें अगर एवरेज और उसके आसपास है वेरिएंस तो आउट हो सकते थे। तो उतना स्कोर लाएंगे कैसे? फर्स्ट वी नीड टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट, ठीक है? अब आप कहेंगे सर इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं सर, हाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग? आंसर इज यू डोंट हैव एनी अदर वे। करना तो होगा ही, एक्सेप्ट द ट्रुथ। अगर रेजिस्ट करते रहोगे इस चीज को, डिले होता रहेगा। सोचो वो कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो कल कभी आएगा ही नहीं। मार्क माई वर्ड, वो कभी नहीं आता कल, आज ही है। कोई मैजिक होगा, वो मैजिक आप ही है, ठीक है? ऑर्गेनाइज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाएगा आपके लिए विद टाइम। गिव द टाइम इनिशियली, तो उसके बाद वो आसान हो जाएगा, ठीक है? कुछ चीजें ना इंटरलिंक होंगी। एक सब्जेक्ट में आप चीज पढ़ोगे, वैसी कॉन्सेप्ट्स को आप दूसरे सब्जेक्ट में भी इंटरलिंक पाओगे। जैसे यूपीएससी की मेंस में डिमांड है, अब जैसे ये जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ऐसे का आई होप आपने देख लिया होगा, तो आप देखना उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटरलिंकेज वाले। तो यूपीएससी चाह ही रही है when you are going to organize your thoughts, then interlinkage will become better and enriched, क्योंकि आंसर enriched भी होना चाहिए, वो क्वेश्चन की डिमांड को सर्व करना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू राइट अ जेनरिक आंसर, तो आंसर भी जो मार्क्स है वो भी जेनरिक ही मिलेंगे, मतलब टॉप में नहीं मिलेंगे, है ना? तो ऑर्गेनाइज इट। तो मैंने क्यों लिखा है क्वेश्चन? क्योंकि अगर कहा कि मेजर डिबेट्स बतानी है एसोसिएटेड विद की प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई डिबेट्स तभी तो बताओगे। सबसे पहले पता आपको क्या लगता है? आपको लगता है सर इस जूम सेशन में सर आप ना डिस्कस, एलेबोरेट, एग्जामिन, इन सब में बस डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस हम बात करेंगे, लेकिन इन सब में डिफरेंस बस यही, केवल दिस इज नॉट द एक्चुअल पेन पॉइंट, इसके अलावा भी पेन पॉइंट है। हमें ये तो समझना आनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये भी तो समझना, कंटेंट वी शुड नो ना पहले, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर यूज आएगा उसका। तो जैसे डिबेट्स वर्ड आया, तो डिबेट से आपके दिमाग में मल्टीपल एंगल्स आने चाहिए। कीवर्ड्स, व्हाट आर द प्रोमिनेंट डिबेट्स, व्हाट आर द कीवर्ड्स, ठीक है? तो ये पहली लर्निंग हुई हमारे इस सेशन की। चलिए सेकंड पे चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, अब सेकंड स्टेज पे चलते हैं, एसिमिलेशन।
और यू कैन से एक्टिव रिवीजन। आई थिंक आप इस वर्ड से ज्यादा रिलेट करेंगे इसको, एसिमिलेशन से कई लोग रिलेट नहीं करते हैं। एक्टिव रिवीजन, इसका क्या मतलब हुआ? एक बार जब आप ऑर्गेनाइज कर लें तो कई बार ऐसा होता है, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं कि सर हमने ना जैसे जैसे सिलेबस आगे जा रहा है क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है, एक दो दिन याद भी रह रहा है, लेकिन फिर पीछे पीछे का भूलते जा रहे हैं, और जैसे ही टेस्ट में आंसर लिखने को आता है फिर याद नहीं आता, फिर लो कॉन्फिडेंस होता है, फिर हमको लगता है कि वी आर नॉट गुड एनफ, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाती है, फिर हम अपने डे का बेस्ट कर ही नहीं पाते, बस कोचिंग करते हैं, बस फिर इधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें करना है कर्म, और कर्म क्या है? एक्टिव रिविजन। रिविजन का मतलब केवल ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, रिवीजन का मतलब आप क्या लिखते हो कई बार टाइम टेबल में, ठीक है ये मेरा रिवीजन का टाइम है, आई एम गोइंग टू ओपन द नोट्स, नाउ आई एम गोइंग टू कवर दिस चैप्टर, ठीक है दिस इज माय रिवीजन। केवल ये रिवीजन नहीं है, आते जाते सोचो। जैसे आपकी क्लास खत्म हो गई एंड यू आर ट्रैवलिंग, डू एक्टिव रिवीजन। फॉर दिस यू डोंट नीड बुक्स, यू नीड जस्ट योर माइंड फोकस्ड ऑन द टास्क ऑफ रिमेंबरिंग कि आज मैंने क्या क्या सीखा। जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया, उसके छोड़ने के बाद भी आते जाते दिमाग में चलता रहना चाहिए ये, क्योंकि इससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, मतलब दैट्स द अल्टीमेट गोल। वो जो एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, वो हटेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल फील लाइट, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील मोटिवेटेड, एंड दिस इज गोइंग टू मेक द लास्टिंग डिफरेंस। गेम किसका है? परसिस्टेंस का है, वो इससे आएगी, कोई और टैबलेट नहीं। डू एक्टिव रिविजन, ठीक है। थर्ड, इंटरलिंकेज। ये आज के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, आपके आंसर्स में भी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे कि जो एक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में स्टूडेंट अपीयर हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी टॉपर है, बट ऐसा हो सकता है कि जैसे पीएसआर ऑप्शनल है फॉर एग्जांपल, तो वो टॉप ना करे, आप टॉप कर दो, या ऐसे स्टूडेंट टॉप कर दें जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जीरो बैकग्राउंड। कैसे? क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन की डिमांड जो है, जो वैल्यूएटर को डायरेक्शंस दी गई इवैल्यूएशन की, वो नहीं है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको कीवर्ड पता लगा, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बच्चों के दिमाग में होता है कि यार अपने को क्वेश्चन डायरेक्टिव से नहीं है लेना देना, ये एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन क्या है, हमें ये कीवर्ड पता है, एक दूसरा कीवर्ड पता है, दो कीवर्ड है, दोनों के बारे में अपने को तीन तीन लाइन पता है, लिख देते हैं उस पर, मार्क्स मिल जाएंगे, या उस पर और बहुत सारा कुछ लिख देते हैं। नहीं, इंटरलिंकेज। इंटरलिंकेज का मतलब होता है अक्रॉस द टॉपिक एप्लीकेशन कहां हो रही है, ठीक है, क्योंकि इससे मिलता है आपके आंसर को एज। इस बार का जो ऑल इंडिया रैंक 15 है, पीएसआर ऑप्शनल, तो उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, स्टडी आईक्यू पर। तो मैंने स्पेशली फोकस करा कि बताओ कि इंटरलिंकेज की क्या डिमांड है और इंटरलिंकेज कैसे डेवलप होती है। तो ही रिपीट दिस थिंग, सर जितने लोग कोचिंग करते हैं, इतने सारे लोग, वो इसी बात पे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि सिलेबस खत्म हो गया, चैप्टर्स को हमने याद कर लेंगे एंड देन जस्ट वी हैव टू जस्ट एक्सप्रेस दैट कंटेंट फ्रॉम द नोट्स। नहीं, दैट्स नॉट द रियलिटी। हमें इंटरलिंकेज करनी है दूसरे टॉपिक से। एग्जाम्पल दूं आपको? चलिए एग्जाम्पल देते हैं। तो यूपीएससी आपको एग्जाम्पल दे ही देगी अभी, जैसे ही पेपर आउट होंगे, जीएस पेपर 2, 3 सब में आपको इंटरलिंकेज मिलेगी। क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पॉलिटी, इकोनॉमी, पीएसआर ऑप्शनल। पीएसआर ऑप्शनल वाले जो स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना कि आपका जो सिलेबस भी ऐसा है कि आपका एक जगह जो आप पढ़ते हो दूसरी जगह ओवरलैप होता है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी एक जगह पढ़ रहे हो, तो पॉलिटिकल थ्योरी में कोई आइडिया है, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी यूज है, तो शो दैट इंटरलिंकेज। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर एक क्वेश्चन बनाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन reflects
confluence of different ideologies. ये तो हो गए स्टेटमेंट, ठीक है. डू यू थिंक such contradictions, do you think this reflect, या do you think it may lead to conflicts in jurisprudence? अब मैं थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करिए. कॉन्फ्लिक्ट्स इन jurisprudence, वो इस वजह से कहा क्योंकि यूपीएससी कई बार ऐसा करती है कि कुछ ऐसा स्टैंडर्ड सा वर्ड लास्ट में ऐड कर देगी, स्टूडेंट को लगेगा यार कोई हाई फाई बात हो रही है. कॉन्फ्लिक्ट्स इन jurisprudence, ये तो नहीं पता. ये तो कुछ कुछ सुना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ठीक है. पॉलिटी में भी कुछ हमने पढ़ा है कि डीपीएसपी में लिबरल आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, गांधीज्म है. पीएसआर ऑप्शनल वाले स्टूडेंट हैं तो उन्होंने सुना होगा यार सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कुछ मार्क्सिस्ट आइडियाज का भी इन्फ्लुएंस दिखता है. फंडामेंटल ड्यूटीज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. लेकिन हाउ इज इट कनेक्टेड टू कॉन्फ्लिक्ट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस? सीधी सी बात है. कॉन्फ्लिक्ट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो ये देखना चाह रहा है, भाई आपको ये पता है कि करंट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में इंडिविजुअल राइट वर्सेस राइट्स रिगार्डिंग रिलीजन, ये इशू चल रहा था. एक तरफ तो आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म की भी है, जो बात करता है कि आपके रिलीजन स्पेसिफिक राइट्स, राइट रिगार्डिंग प्रैक्टिसिंग, फ्रीडम रिगार्डिंग practicing your religion, you have this fundamental right, article 25, and you have individual rights as well as, जो कि लिबरलिज्म वाले प्रिंसिपल का कोर आइडिया कहा जाता है. तो भले ही ये क्वेश्चन ऐसा बना है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जस्टिस बोला है और आइडियोलॉजी बोला है, तो लेकिन हमें इंटरलिंकेज करना आना चाहिए यार. डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी कहाँ कहाँ है, और प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे क्या कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है? अगर आपको ना याद आ रहा हो तो और सिंपल करके बता दूं, पॉलिटी हो या पीएसआर ऑप्शनल हो, जब भी आप कोर पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ते हो इसमें, तो फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी पढ़ते हो. फंडामेंटल राइट्स में लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपीज में आपके सोशलिस्ट, सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात आ रही है, तो वहां पर सोशलिज्म रिफ्लेक्ट होता है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, उस इनेक्ट हुआ, उसके बाद आपको लगता है जुडिशरी के लेवल पे फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, ये तो एक मेजर डिबेट रही है. अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस वाले सेगमेंट को अलग से क्वेश्चन बनाता और कहता डिस्कस द डिबेट ऑफ फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपीज इन, बस फुल स्टॉप और विद सूटेबल एग्जांपल्स, ऐसा बना देता, तो फिर भी आपको लगता कि हाँ यार ये तो सुना सुना है. अभी 2 महीने पहले भी एफआर वर्सेस डीपीएसपी मिनवा मिल केस के बाद का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इस पर आर्टिकल था, जिस पर मैंने पॉलिटी करंट अफेयर्स वाले में भी वीडियो बनाई थी. तो उसमें तो आप कर लोगे, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऐसे कीवर्ड्स को कब हम समझेंगे? जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में इंटरलिंकेज करेंगे कि यार ये जो है ना प्रोविजन है, तो यानी कि प्रोविजन कोई कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के रूट्स, और रूट्स का कहीं और अगर यूसेज हो रहा है, कुछ करंट में यूसेज हो रहा है, तो वी शुड हैव दिस इंटरलिंकेज इन माइंड. कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहना है इसके लिए, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे आपके जो डायमेंशंस उस टॉपिक के वो ज्यादा ओपन होंगे. क्लियर हो रही है बात आपको? इसी इंटरलिंकेज के लेवल पर फिर आपको एनालिसिस बिल्ड हो जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है आपकी फोर्थ स्टेज की. फोर्थ स्टेज इज क्रिएशन. क्रिएशन मींस यहां पर होगी आपकी आंसर राइटिंग अच्छी, मींस गुड आंसर राइटिंग यहां पर होगी. यहां तक बात क्लियर है आपको? हमने क्या बात की? यस, हमने क्या बात की?
कि देखो पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट को, फिर हमें एसिमिलेशन एक्टिव रिवीजन करते रहना, रिकॉल करते रहना इस बात को, फिर हमें इंटरलिंकेज करनी है अक्रॉस कॉन्सेप्ट प्रोविजन, पीएसआर ऑप्शन में है तो आइडियोलॉजीज, आप पॉलिटी में है तो प्रोविजन कॉन्सेप्ट रूट, और फिर उसका कहां का यूसेज हो रहा है करंट में, इस चीज पे हमें फोकस करना है। क्लियर है? फिर जाकर हम आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, अब भाई आंसर राइटिंग में क्या करेंगे, अभी उस पर जाते हैं। पहले बताइए यहां तक अगर सब कुछ क्लियर हो तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। क्लियर है? अल्ट्रा क्लियर है, ग्रेट। अब यहां पर नंबर 1 स्ट्रक्चरिंग, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ प्रेजेंटेशन, ठीक। और पहले हम इसको बता दें फिर बात करते हैं क्वेश्चन डायरेक्टिव। क्वेश्चन डायरेक्टिव जिसको हम इंडिकेटिव वर्ड भी कहते हैं। इंडिकेटिव वर्ड्स जैसे कि एक्सप्लेन, एलिसिडेट, डिस्कस। अब मैं इनको फिर ग्रुप बनाकर आपको ये समझाता हूं, ठीक है? तो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर फॉर डिस्कशन। चलिए सबसे पहली बात, कोई भी आंसर आपके सामने आया, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया तो स्ट्रक्चर कैसे करना है। आपने सुना है कुछ टॉपर्स ये बताएंगे आपको कि यार मैं तो कंक्लूजन लिखना ही भूल गया था। सुना आपने? कंक्लूजन ही लिखना भूल गया। लेकिन देखो टॉपर हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं, और फिर आपने सोचा कि यार जब ये कंक्लूजन लिखना भूल गया, एक टॉपर बन गया, तो हम कंक्लूजन लिखेंगे क्यों? राइट? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है, मतलब वहां पर एक तो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब आप मेंस में जाते हो तो वहां पर प्रेशर भी है, 3 घंटे में आपको काफी कुछ लिखना है, 3700 से ज्यादा वर्ड्स लिखने हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि आपके पास टाइम कम है, तो उस कम टाइम में अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। तो जीरो से तो कुछ ज्यादा अच्छे भले है ना, तो वहां पर उस केस में अगर कॉन्फ्लिक्शन छूट गया तो उसको अपना इंस्पिरेशन नहीं मानना। ठीक है, क्योंकि हमें तो बेस्ट केस सिनेरियो के लिए वर्क करना है, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए वर्क करना है, और हमें बेस्ट केस पे काम करना है। ठीक है, बेस्ट ऐसा होगा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आपका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक। एक तो कई बार मैं आंसर्स देखता हूं तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कुछ और है, इंट्रोडक्शन कहीं और जा रहा है, कंक्लूजन फॉर ग्रांटेड है, कई बार ऐसा होता है। तो हमें पता होना चाहिए होते क्या है भाई ये। ठीक है, तो जैसे कि नाम ही कह रहा है इंट्रोडक्शन, इट्स लाइक ओपनिंग। ऐसा समझ लो जैसे आपका घर है, ठीक है, और आपके घर में ना दरवाजा है, और दरवाजा क्या कर रखा है आपने, अपना जो कंपाउंड है उससे बहुत दूर रखा हुआ है। इट्स लाइक कि बिग फार्म है, फार्म का एक एंड पे मेन गेट है, और मेन गेट के बिल्कुल एंड पे जाके आपका कंपाउंड है जहां पर आप रहते हो। तो मेन एंट्री से लेके कोर जो कंपाउंड है वहां तक आने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा जो आपसे मिलने आएगा, है कि नहीं? तो आपको अपने आंसर जो है ना, ये समझो कि आंसर में इंट्रोडक्शन वो दरवाजा है। हमें भाई साहब अगर कोई मिलने आ रहा है, जो इवेल्युएटर आपके आपसे कॉपी में मिलने आ रहा है, तो जल्दी से मिल लो। ठीक है, इतना रास्ता तय मत कराओ, बिल्कुल जो कोर डिमांड है क्वेश्चन की उसके बिल्कुल करीब रखो दरवाजे को। ठीक है, तो अब दरवाजा क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन इज सिंपली टेलिंग इवेल्युएटर दैट यू अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ क्वेश्चन। अब मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, यहां पर क्या गलती करते हैं आमतौर पे।
क्वेश्चन में कोई कीवर्ड देखा और बस उसके बारे में कुछ बता दिया कि ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। एग्जामिन, जैसे एग्जांपल देते हैं अगर कोई क्वेश्चन बना, क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट fundamental rights and DPSPs are in conflictual relation in our constitutional scheme? ठीक है, फुल स्टॉप। डू यू थिंक, तो वो क्वेश्चन क्या है, एनालिसिस मांग रहा है आपसे, आपका क्या विचार है इस पर, ये बता दो, ठीक है। अगर मान लो इसमें आपने सोचा यार फंडामेंटल राइट डीपीएसपी दो बातें लिखी हैं, तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या करता हूँ, फंडामेंटल राइट लिख देता हूँ कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीज व्हिच एस्टैब्लिश अ लीगल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इट्स इंडिविजुअल्स, फुल स्टॉप। फिर आप आ गए बॉडी पार्ट पे, बॉडी पार्ट के फर्स्ट पैरा में आप लिख रहे हो फिर that fundamental right and DPSPs are having opposite meanings, opposite purposes। आपको कि अपोजिट क्या, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, लिखा किसी ने, मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा लिखना है, क्योंकि सब में मैं गलतियां निकालने वाला हूं, ठीक है। आपने लिखा कि फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट नेगेटिव राइट्स वेयरएज डीपीएसपीज रिप्रेजेंट पॉजिटिव राइट एंड सो ऑन। लेकिन फोकस करो इंट्रोडक्शन पर। अगर आपने इंट्रोडक्शन में केवल फंडामेंटल राइट्स हैं क्या कहां मेंशन है, अगर ऐसा कुछ बताया, तो क्या मैं जज पर कर पा रहा हूं कि क्वेश्चन है क्या, नहीं कर पा रहा हूं। डू यू थिंक फंडामेंटल राइट एंड DPSPs आर कंट्राडिक्टरी? ईच अदर, ठीक है। 200 वर्ड्स, 15 मार्क्स। इवैल्यूएटर ये देखना चाह रहा है कि भाई आपको इस डिबेट की समझ है कि नहीं और आपका क्या ओपिनियन। और मान लो आपने इंट्रो में FR के बारे में बता दिया बस, तो क्या मुझे पता लगा बीइंग एन इवैल्यूएटर दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल? नहीं पता लगा, मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे लगेगा कि यार ये इसने मेरा इंट्रोडक्शन में बस फंडामेंटल राइट बताया है, हो सकता है बॉडी पार्ट को रीड करूंगा वहां टाइम खराब करेगा ये, अब ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएगा इसमें, हो सकता है फिर DPSP की भी डेफिनेशन बताने लग जाए। अब आंखें खुल जानी चाहिए आपकी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सारा ध्यान यहाँ पर ले आओ। अगर कह रहा है कि FR DPSP कंट्राडिक्टरी है कि नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन में ये बता दो कि क्यों ये डिबेट है, अगर आप दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं, कि अगर डिबेट क्यों ये आई, वो एग्जाम्पल आप कोट कर दो कि वाई दिस डिबेट क्रॉप्ड अप इन पॉलिटी और PSR ऑप्शनल, ठीक है। तो आपको नहीं लगता इवैल्यूएटर को लगेगा हाँ इसको पता तो है कि कंट्राडिक्शन है कहां, पता तो है इसको, बात समझ में आ रही है। तो डू यू थिंक अगर कह रहा है और कंट्राडिक्शन की बात कर रहा है, तो अगर हम इंट्रोडक्शन में व्हाई दिस डिबेट, इसको ब्रीफ FR DPSP ब्रीफ, तो इससे एक कनेक्शन बनेगा इंट्रोडक्शन में कि हाँ यार इसको पता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31A justifying laws made by parliament as immune to judicial review or being null and void। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 started, is considered as genesis
First Constitutional Amendment Act 1951 is considered genesis of this debate whether FR DPSP are contradictory to each other, because in such amendment, government's attempt to implement DPSPs, even if violation of fundamental right is happening, was there, full stop. FRs are considered as negative right representing civil political rights, whereas DPSPs represent socio-economic rights under positive right, full stop. तो इवेल्युएटर को लेगा कि हाँ, मतलब इसे ये पता है जेनेसिस कहां है इस डिबेट का, कहां से शुरू हुई है डिबेट, कि एफआर ऊपर या डीपीएसपी ऊपर। उसको ये भी पता है कि अच्छा, सिविल पॉलिटिकल राइट सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए थे, इस वजह से एफआर बनाया गया भाई। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स डीपीएसपी में रखे गए, क्यों मतलब रखे गए क्यों? सोशियो इकोनॉमिक राइट है तो भाई ये वेलफेयर इंश्योर करेगा। अब सेकंड वाले पार्ट में जो कीवर्ड मैंने बताया एफआर डीपीएसपी की डेफिनेशन में, ब्रीफ में, वो चेंज कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है। आप ऐसा लिख सकते हो, FR mentioned in part 3 of Indian Constitution represents civil political rights, whereas DPSPs are also given importance in DPSPs are also present in Constitution in part 4 representing socio-economic rights, establishing India as a welfare state, full stop. तो समझ रहे ना बात? ब्रीफ एंड व्हाई दिस डिबेट, इसका ब्रीफ। फिर जब बॉडी पार्ट स्टार्ट हो, अब बॉडी पार्ट में इवैल्यूएटर ढूंढेगा कि भाई क्रोनोलॉजी ऑफ डिबेट पता है क्या तुम्हें, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स पता है क्या तुम्हें। क्रोनोलॉजी ऑफ डिबेट क्यों? क्योंकि जो मामला है यहां से तो शुरू हुआ था, खत्म थोड़ी ना हुआ था। एफआर वर्सेस डीपीएसपी की डिबेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तो शुरू हुई थी, फिर वो लास्ट में जाकर मिनोवा मिल केस में कहा गया था कि एफआर एंड डीपीएसपी both are complementary to each other, we have to establish harmony here। नहीं तो इससे पहले तो गोलकनाथ केस, अरे एफआर सैंक्रोसेंट है, यू कैन नॉट अमेंड। आ रही बात समझ में? कुछ याद आ रहा है? पॉलिटी में सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, कोर पॉलिटी में पीएसआर रोशन में पढ़ाता हूं सब कुछ। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो मेंशन क्लियर। तो इंट्रोडक्शन, यस। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इंट्रोडक्शन में वर्ड क्या रखें, वर्ड लिमिट क्या रखें? ठीक है, मैं वर्ड लिमिट बता देता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कहा, यही लिख देता हूं। देखिए, आप मानकर चलिए कि आपका करीब 20% के आसपास वर्ड यहां पर, 20 to 30% मान सकते हैं, 20 to 30% वर्ड यहां पर, और 60 to 80% वर्ड यहां पर। तो अगर 20% की बात कर रहे हैं तो 80 हो गया, और अगर प्लस यहां पर 10% और कर लो तो यहां पर 30-30। तो कुछ मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? कि अगर अगर 10 से 20% मान लो इसको, ऐसा लिख लो, अब क्लियर हो जाएगा कि 10 से 20% हमारे वर्ड्स हो गए इंट्रोडक्शन में, 10 से 20% वर्ड हो गए हमारे यहां पर। ठीक है, तो अगर 10% आपने यहां लिख दिया तो 20% हो गए, तो 80% वर्ड हमारे बॉडी पार्ट में हो गए। आपने 20% वर्ड इंट्रोडक्शन बॉडी में खर्च कर दिए, तो ऐसे में 60% आपका बॉडी में खर्च हो जाएगा। राइट? अब इसका एग्जांपल, जैसे मान लो अगर मैंने 200 वर्ड्स का क्वेश्चन बनाया, ठीक, तो 200 वर्ड्स का बनाया, तो अगर 20% कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यार 40 वर्ड्स आसपास कंक्लूजन में लिख सकते हो, 40 वर्ड्स के आसपास यहां लिख सकते हो, बच्चे हुए बीच में लिख सकते हो। अब ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, बट ये फॉलो किया जाता है सो दैट एक अच्छा प्रेजेंटेशन निकल कर आए और इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन इसमें प्रोपोर्शनेट वर्ड्स का यूज हो जाए। क्लियर है बात? यस, चलिए जी, ये बात क्लियर है आपको इंट्रो वाली? एक ट्रिक और बता देता हूं, कभी भी इंट्रो चेक करना हो अपना कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट और इन लाइन और नॉट, तो एक ट्रिक है कि आप ना अपना इंट्रोडक्शन लिखा आपने, आप क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन पे हाथ रख लो, और अगर इंट्रोडक्शन देखकर आप
कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्वेश्चन है क्या, समझ लेना कि इंट्रोडक्शन सही है। अगर केवल आंसर का इंट्रोडक्शन पढ़कर आप जज कर सकते हो, गेस कर सकते हो कि क्वेश्चन क्या होगा, समझ लेना कि इंट्रोडक्शन इज वेल इन लाइन, राइट? एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन लाइक ब्रीफ अबाउट दिस। देयर आर टॉपिक्स जहां पर फ्रेज कुछ ऐसा होगा, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे बाई कोट, हम कोई कोट मेंशन करेंगे, लेकिन वो कोट एग्जैक्टली क्वेश्चन की कोर डिमांड से कनेक्ट करते हो। ऐसा ना हो कि बस रैंडम आपने कहीं से लिख दिया, उसका कोई कनेक्शन नहीं। क्लियर बात? चलिए, लैंग्वेज। लैंग्वेज एक तो सिंपल हो और ब्रेविटी हो, ठीक है। और राइटिंग की बात करें, हैंड राइटिंग लेजिबल हो। लेजिबल का मतलब है कि पढ़े तो समझ में आ जाए, पढ़े तो समझ में आ जाए। इवेल्युएटर की लाइफ को आसान बनाना है, अगर उसकी लाइफ को टफ बनाया तो आपकी लाइफ को टफ बना देगा, है ना? तो लेजिबल हो, देखने लायक हो। एनालिसिस एंड डेप्थ, ये सब्जेक्ट के बेसिस पर हमें स्ट्रेटेजी बनानी होती है। एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर पॉलिटी का आंसर है तो हमें पता है ना कि यार पॉलिटी वाले क्वेश्चन में अगर हमें एनालिसिस पूछा गया है या हमें डेप्थ देनी है अपने आंसर में, तो कैसे देंगे? एक तो आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन आर्गुमेंट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, मतलब रैंडम नहीं, जनरल बातें नहीं। प्लस आर्टिकल को कोट करो जहां पर कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को कोट कर सकते हो, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, कमीशन की रिकमेंडेशन है, आप इनको कोट कर सकते हो, है ना? जब आप पीएसआईआर में हो तो एनालिसिस डेप्थ के लिए क्या कर सकते हो, आप इंटरलिंक करके किसी दूसरे टॉपिक से जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको कोट कर सकते हो, भाई कहां से आइडिया आया है, ठीक। थिंकर को कोट कर सकते हो, स्कॉलर को कोट कर सकते हो। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक फ्रेमवर्क होता है कि यार दीज आर दी, यू कैन से, एसेंशियल मसालास टू ब्रिंग दैट डेप्थ, दैट एनरिचमेंट इन योर आंसर, ठीक है। एंड देन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में एक डाउट बच्चों को होता है कि हम पॉइंट्स में लिखें या पैरा में लिखें। वॉट एवर वे यू कैन एक्चुअली प्रेजेंट डायमेंशंस इन क्लियर कट मैनर, वॉट एवर वे। यानी कि कई ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और फिर नीचे लाइन, और लाइन में करा अंडरलाइन कोर डिमांड को, कीवर्ड को। तो ये मोस्ट प्रेफर्ड तरीका है अगर आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। आप पीएसआर ऑप्शनल में है तो हम उसमें कहते हैं कि आप पैरा वाले पार्ट को प्रेफर करो, लेकिन पैरा में क्या करो कि जैसी पैरा चेंज हो तो आपका डायमेंशन जो है वो भी चेंज हो, डायमेंशन वाइज पैरा चेंज। जिससे कि अगर आपने 4 पैरा लिखे, 5 पैरा लिखे, तो 5 पैरा में अंडरलाइन तो करना ही है, हर किसी को करना है। कीवर्ड्स को रैंडमली अंडरलाइन नहीं, कोड जो डिमांड है क्वेश्चन की, वो जहां जहां आपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो एड्रेस कर रहे हैं कोड डिमांड को, उसको अंडरलाइन करना है, राइट? तो डू दैट। क्योंकि चेंज मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार आप क्या करते हैं कि एक पैरा में 3 डायमेंशन दे दी, दूसरे पैरा में 2 ही दी या फिर 1 ही दी, ऐसा नहीं हमें करना है, राइट? चलिए, तो अब आते हैं यहां पर क्वेश्चन डायरेक्टिव। एक्सप्लेन, डिस्कस। देखिए, जब एक्सप्लेन पूछा क्वेश्चन में, तो ऐसा हो सकता है वो एक्सप्लेन करने को कहे किसी कॉन्सेप्ट को, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना? किसी कॉन्सेप्ट को, स्टेटमेंट को, एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं, तो उसका पर्पस ये है कि वो पूछना चाह रहा है कि यार आप जिस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट लिखी गई, जो ओरिजिनली इस कॉन्सेप्ट के, भाई व्हाट
प्लस फीचर्स, इन एस्पेक्ट को आप कवर कर दो इसमें। क्या कहा, जब एक्सप्लेन स्टेटमेंट कह रहा है तो अगर वो स्टेटमेंट जिस थिंकर ने बोली है, जिसकी वो स्टेटमेंट है, तो एग्जैक्टली आप उस स्टेटमेंट को उसी के कंटेक्स्ट में बताइए कि उसने क्यों बोली, क्या बोला, क्या इसका मतलब है। कोई कॉन्सेप्ट है आपका तो एग्जैक्टली उस कॉन्सेप्ट को बताइए। जैसे अगर क्वेश्चन बन जाए एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, व्हाट व्हाट को एड्रेस करना पड़ेगा, फिर इसके फीचर्स बताने पड़ेंगे, है ना। जैसे पीएसआर में आया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू लिबरल आइडिया, लिमिटेड स्टेट, मोर अकाउंटेबल स्टेट, रिप्रेजेंटिंग स्टेट बीइंग लिमिटेड अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, idea of equality, liberty, idea of fairness, how it is different from a constitutional state. तो वो फीचर्स आपने बता दिए, तो बेस आइडिया इन ब्रीफ, राइट, और फिर उसके फीचर्स, ये करना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं, ठीक है। मान लो अब जैसे क्वेश्चन है डिस्कस, ठीक है, तो जब भी डिस्कस आ जाए ना तो समझ लो कि जो एक्सप्लेन वाला पार्ट है ये उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा स्कोप दे रहा है, मोर स्कोप टू प्रेजेंट। मोर स्कोप टू प्रेजेंट का मतलब क्या है कि जब डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह दिया तो यार आप ना कुछ एग्जाम्पल देकर एलेबरेट कर सकते हो। अगर उससे जुड़े हुए कुछ कंट्रडिक्शन है, कुछ कमेंट हुए हैं उससे जुड़े हुए, तो उनको भी आप मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि मॉडर्न पीएसआर वाले, मॉडर्न लिबरल स्टेट्स are considered to be based on ideas of constitutionalism, democracies being based on idea of constitutionalism, but there are certain democracies which have developed authoritarian tendencies, like in Africa, democracies hai, but authoritarian tendencies where state have expanded the scope of power, reducing accountability, and thus this idea is being challenged, right? ऐसा आप ऐसा डिस्कस करने के लिए बोला तो आप ऐसा लिख सकते हो कि द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन अ डेमोक्रेसी इज इन सिंक with the development of democratic values in that state and how popular demand is transversed into the laws which are being made in that country. तो कहने का मतलब जब लोग डेवलप होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप होती हैं लोगों के अंदर, तो लोग डिमांड करते हैं कि भाई ऐसे कानून बनाओ जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड रहे, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कुछ भी करने लग जाए। तो डिस्कशन में आपके पास जो स्कोप है वो बियॉन्ड फीचर्स भी आ रहा है। क्लियर है बात? ऐसा आप कर सकते हैं। आप ना क्वेश्चन की के जो इंडिकेटर्स हैं इनको ना क्लब कर सकते हैं। कई ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटिव कीवर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ खासा डिफरेंस है ही नहीं। कितने सारे लोग जिनको 310 326 मार्क्स मिले वो आपको बताएंगे 326 मार्क्स इन पीएसएल ऑप्शनल, दे विल से यार वी अंडरस्टूड ब्रॉडली कि यार ये क्वेश्चन डायरेक्टिव है, तो हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टिव है, से एक्सप्लेन है, डिस्कस है, तो ठीक है यार यही करना है। और अगर क्रिटिकली एग्जामिन है तो ये वाला फ्रेमवर्क लेना है। एग्जामिन और एनालाइज में लगभग एक ही चीज करनी है, राइट। और अगर आप इसको डिक्शनरी मीनिंग देखोगे या देयर आर मेनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हु हैव एक्चुअली हैव अपलोडेड सम डॉक्यूमेंट्स जिसमें क्लियर कट डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने फीबल डिफरेंसेस हैं that being a UPSC aspirant you don't have that much luxury of time when you are reflecting your answers. Plus many people who actually evaluate your answers, university professors, they themselves says that we are given guideline, yeah, this is the answer, around this if answer is being written then that is fine. तो ये जो मतलब इतना ज्यादा वो शार्पनेस वाला कुछ डिफरेंस है नहीं, क्योंकि सेंस जो है कुछ क्वेश्चन डायरेक्टिव्स की वो लगभग सेम ही है।
कई लोग आंसर राइटिंग इस वजह से डर रहे हैं कि यार क्वेश्चन डायरेक्टिव ही सबसे बड़ा चैलेंज है क्या, राइट। अभी जरा और बातें करते हैं। तो डिस्कस में हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो आ ही गया बट मोर स्कोप। तो बोल दिया कि इससे थोड़ा सा ज्यादा भी स्कोप आपके पास है क्योंकि आपको डिस्कस करने के लिए इसने बोला है, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए, एग्जामिन और एनालाइज। अब जैसे अगर मैं यही कहूं, examine the utility of idea of secularism in India। यूपीएससी ने 2 साल पहले ऐसा क्वेश्चन बनाया था, 15 मार्क्स। अभी कह रहा है एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो अब क्वेश्चन एग्जामिन है, तो एक तरीके से आपसे इसमें मल्टीपल एंगल्स मांग रहा है कि यार देयर हैज बीन अ डिबेट ऑन द वेरी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। अगर इंडिया की बात कर रहा है तो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडिया। हाउ secularism is considered as basic structure of Indian constitution, but yes, there has been a debate. You can quote जैसे प्रताप भानु मेहता, राजीव भार्गव। तो स्टेटमेंट कोट से भी आप इस आंसर को शुरू कर सकते हैं कि उनकी डेफिनेशन कैसा डिबेट शो करेगी। जैसे प्रताप भानु मेहता कोट करते हैं कि सेक्युलरिज्म एज अ वर्ड व्हिच इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन may have distinct connotations, राइट। प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल जैसे राजीव भार्गव कहते हैं। तो मैं वेस्ट से डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इंडिया में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन पे ही देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन। ये आपको पता है कि नहीं, ये पूछ रहा है वैल्यूटर। तो क्या इसमें व्हाट और फीचर्स बताने से काम हो जाएगा क्या, यस और नो। भाई अगर एग्जामिन वाला क्वेश्चन आया तो व्हाट और फीचर्स जो एक्सप्लेन में कर रहे थे, व्हाट फीचर्स, और फिर उसके बाद कुछ स्कोप के बारे में आप कर रहे थे बात कि ये कहां कहां यूज होता है। इसमें अगर ये काम करा आपने तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए, यस और नो इन कमेंट्स। आंसर इज नो। क्वेश्चन ने खुद समझा दिया आपको। अब एक और चीज मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा कि यहां पर ये वाला काम नहीं करना, व्हाट फीचर और नो स्कोप, मोर स्कोप वाला, ये आपको कैसे पता लगा? क्या आपको ये बात इस क्वेश्चन डायरेक्टिव एग्जामिन से पता लगी? नहीं, आपको ये बात क्वेश्चन डायरेक्टिव एग्जामिन के साथ साथ इसके आगे जो लिखा है उससे भी पता लगी। तो इससे क्या पता लगा आपको कि जो कोड डिमांड होती है ना क्वेश्चन की, वो केवल क्वेश्चन डायरेक्टिव इंडिकेटर वर्ड से ही पता नहीं लगती। वी हैव टू रीड व्हाट इज रिटन अहेड, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर, what in by interlinking those keyword what demand is being generated in the question। क्वेश्चन की डिमांड यहां से भी पता लगती है, ये मेन चीज है, ठीक है। एग्जामिन के साथ साथ अगर ये बात क्लियर है तो प्लीज मेंशन अल्ट्रा क्लियर। कम ऑन फास्ट, कमेंट्स लेट मी चेक। रवि मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं, कैन यू प्लीज चेंज द सेटिंग्स। सर सॉरी, कमेंट्स हमने ऑफ किए थे क्योंकि स्टूडेंट्स ना आपस ठीक में है ठीक है, कन्वर्सेशन। कोई नहीं, अभी एक बार ऑन कर अभी दीजिए। हम ऑन कर दिए। ओके, कमेंट्स आर ऑन नाउ, क्लियर है, ग्रेट, थैंक यू। चलिए जी, अब क्रिटिकली एग्जामिन आ जाए या
क्रिटिकली एनालाइज आ जाए, तो इसको हम एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रो हुआ आपका, ठीक। इंट्रो में केवल बेसिक डेफिनेशन नहीं, इंट्रो में बताना है कि व्हाट इज द कोर डिमांड, कन्वे कर देनी है उस बात को, जिस बात को क्रिटिकल, अगर वो कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन कोई पर्टिकुलर प्रेवलेंट इशू है, ठीक है, उस पर बात की, critically examine the efficacy of laws pertaining to women's security in India, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या आप women's security क्या होती है ये डेफिनेशन पे बताओगे? नहीं, पहली बात तो आपको कन्वे करना पड़ेगा इवेल्युएटर को दैट यू नो व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो क्वेश्चन क्यों पूछा गया, यू नो व्हाट हैपेंड इन कोलकाता, यू नो द पॉपुलर डिमांड, है ना। तो आप अगर ऐसे में उस एग्जाम्पल से कोट करेंगे, राइट, तो ऐसे में इंट्रो में कोई एग्जाम्पल, कोई डेटा, जैसे एनसीआरबी का डेटा, राइट, कोई कोट, तो इंट्रोडक्शन चलेगा, ठीक। अब क्रिटिकली एग्जामिन द लॉज, लॉज को एग्जामिन करना है, तो पहले बता तो दो कि लॉज हैं कौन से, क्या क्या हुआ है इस विषय में, राइट। तो जो बॉडी पार्ट होगा हमारे आंसर का, उसमें हमें एड्रेस करना है दो चीजों को। एक तो हमें बताना है कि व्हाट हैज बीन डन इन दिस रिगार्ड, समझ में आ रही है बात। तो वुमेन सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी जो लॉज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जस्टिस जयस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस, अमेंडमेंट्स टू द रेप लॉज, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, राइट, तो हम उन लॉज की बात करेंगे। तो मेंशन द लॉज, शो द डायमेंशन, तो इतना कंटेंट इस पे पिछले कुछ समय से एडिटोरियल्स में आया है कि मतलब एक्सपर्टीज आ गई है इस बारे में, तो कि यहाँ कौन कौन से लॉज हैं, है ना। फिर यहाँ पर जब भी क्रिटिकल एग्जामिन होता है तो आपको ना उनकी कमियों को भी बताना होता है, यार लॉज तो हैं बट वुमेन सिक्योरिटी फिर भी एक चैलेंज है, क्योंकि वुमेन सिक्योरिटी इशू कैन नॉट बी लिमिटेड टू वेदर लॉ इज इन प्लेस और नॉट, एग्जामिन द लॉज, तो वहां पर आप लॉज का, लॉज होना, लेकिन प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड एडजुडिकेशन, ये तीनों स्टेजेस हैं, इनमें लॉ अप्लाई कैसे होता है, वो लॉ तो आपने बना दिया, बट वेदर द रूल्स एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ ऑन ग्राउंड आर बीइंग यूज्ड और नॉट, व्हाट आर द लूप होल्स, आ रही बात समझ में। तो फिर हम उस पर बात करेंगे, क्लियर है। जैसे वो इसको थोड़ा ब्रॉडन कर सकता है क्वेश्चन को, क्रिटिकली एग्जामिन द लॉज एंड द फ्रेमवर्क्स, लॉज फ्रेमवर्क्स इनिशिएट पॉलिसीज व्हिच आर देयर विद रिस्पेक्ट टू वुमेन सिक्योरिटी इन इंडिया। तो अब आपके पास कितने सारे इनिशिएटिव हो गए, आपके पास नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है, आपके पास एनसीडब्ल्यू के एसओपीज भी हैं, मतलब एनसीडब्ल्यू उसके एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, जो सेक्सुअल हेरासमेंट होता है उस केस में। अब आपके पास और कुछ स्कीम्स भी आ गई वुमेन सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, राइट। इंडिया की मेजर सिटीज हैड कोलैबोरेशन विद सेफ सिटी प्रोग्राम विद यूएन वुमेन, वो भी मतलब फ्रेमवर्क भी आ गया ना, उसने फ्रेमवर्क भी बोला है, लॉ भी बोला है, पॉलिसी बोली है ना। तो पहले आपने बता दिया कि यार ये तो है, फिर आपने उसका नेगेटिव एस्पेक्ट बता दिया, यानी कि उसमें चैलेंजेस बता दिए, क्लियर है बात। तो जब भी आपका क्रिटिकली एग्जामिन वाली बात आए तो इसका मतलब है वो चाह रहा है कि वेदर यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इशू, these laws, initiatives, frameworks with bit more depth or not, कहीं आप केवल फीचर समझ के तो नहीं बैठे, क्या है विमेन सिक्योरिटी, क्या फीचर्स हैं, कुछ लॉज, फीचर, सेंस, जो फ्रेमवर्क है, कहीं इतना तक आपकी नॉलेज तो सीमित नहीं है, यू नीड टू डिग अ बिट डीपर, यू नीड टू रिफ्लेक्ट दैट यू हैव दैट नॉलेज, क्लियर है बात। तो सेकंड हाफ में यू कैन राइट इन दिस मैनर। अब जैसे क्वेश्चन है एन्यूमरेट, और आ जाए इलस्ट्रेट,
कई बार ये एनुमरेट इलस्ट्रेट कीवर्ड वहां पर यूज किया जाता है जहां पर क्वेश्चन की कोर डिमांड कोई लिस्ट हो, लिस्ट, यू हैव टू लिस्ट डाउन। जैसे इलस्ट्रेट द इनिशिएटिव्स फॉर दिस, किसी सोशल वेलफेयर सेक्टर, इकोनॉमी, कोई कहीं पर इलस्ट्रेट बोला, एन्यूमरेट बोला, तो ठीक है, हमें लिस्ट डाउन करना है, हमें इवैल्यूएटर को बताना है यस वी नो ऑल, वी नो विद इन द क्वेश्चंस आंसर वर्ड लिमिट हमारे पास अपने पास कंटेंट है, लिस्ट बतानी है आपको। कैन यू रिमेंबर दिस, एक कीवर्ड ध्यान रखो और बस उससे काम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे तो एक्सप्लेन, डिस्कस, एग्जामिन, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, एन्यूमरेट, इलस्ट्रेट, यही होता है जनरली। एक और आ जाता है डू यू थिंक। डू यू थिंक को और कमेंट को हम एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर डू यू थिंक बोला है तो आपको ओपिनियन रिफ्लेक्ट करनी है, राइट। कमेंट बोला है तो आपको ओपिनियन रिफ्लेक्ट करनी है, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने एक जेनरिक अपनी ओपिनियन कर दी, क्योंकि आप सबको पता है हमें करना है स्कोर, और स्कोर करने के लिए यू शुड एक्चुअली शो दी डाइवर्स ओपिनियन। जैसे अगर आप पीएसआर में हैं तो मैं एक ट्रिक बताता हूं वहां पर कि यार आपको ना, अगर ये कमेंट बोला है पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे तो ठीक है, वो स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में थी, उसका कहाँ कंट्रोडिक्शन था, क्या एप्लीकेशन था, आपने ऐसे कर दिया। डू यू थिंक अगर पर्टिकुलर इशू पर बोला तो आप रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशल कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, लिबरल पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ऐसे हमारे पास पर्सपेक्टिव का एक वेरिएशन आ जाता है। तो डू यू थिंक का मतलब सीधा अपने ऊपर मत लेना कि यार बड़ी जिम्मेदारी दे दिया है, अब तो मैं ही बताऊंगा बस, नहीं। हमें स्कोर करना है तो स्कोर कैसे होगा यार, आपकी थिंकिंग भी ना वेल इन्फॉर्म्ड थिंकिंग है, योर थिंकिंग इज वेल इन्फॉर्म्ड थिंकिंग, यू एक्चुअली थिंक फ्रॉम डाइवर्स पर्सपेक्टिव, दैट इज व्हाट अ ब्यूरोक्रेट नीड्स। आपके आंसर में एक ऑथेंटिसिटी, एक बैलेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो डाइवर्स आपका दिखना चाहिए, क्लियर है बात। जो कंफ्यूजन वाला पार्ट आपका होता है ना, तो ध्यान रखना कंफ्यूजन वाला पार्ट भी कनेक्ट करता है क्वेश्चन डायरेक्टिव्स और जो उसके आगे का कीवर्ड। जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन बनाया था, एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पर आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, आपका कंक्लूजन रिफ्लेक्ट वो करे जो सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन है कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। तो इसी के अलाइनमेंट में आपका कंक्लूजन रिफ्लेक्ट हो, आपका कंक्लूजन ऐसे डिबेटेबल इश्यूज पर बैलेंस रिफ्लेक्ट करे, किसी एक पर्टिकुलर साइड, मतलब एक तो रेडिकल ओपिनियन तो नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑथेंटिक और बैलेंस दिखना है, डाइवर्स ओपिनियन पर शो कर दो आप, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, किसी फॉर एग्जांपल ऑनरेबल प्रेसिडेंट की कोई स्पीच थी, उसमें उन्होंने किसी इशू पर बात कही है जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसको आप कोट कर दो। तो लेकिन आपके आंसर में एक बैलेंस दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां तक हो गया सब कुछ क्लियर तो मेंशन वाह। तो एक छोटा सा अटेम्प्ट था जिससे कि आपको क्लैरिटी आए आंसर राइटिंग में। बाकी हम क्लास में मिलते ही रहते हैं, हम इसमें फिर फर्दर डेप्थ लाते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये समझ तो लिया, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराता हूं तो उसके थ्रू लगातार ये चीजें दिमाग में आ जाती हैं, ठीक है। अब जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज आस्क, सेशन इज ओपन। हाँ, देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा एलिसिडेट और जस्टिफाई, यहां पर ले आते हैं उसको भी, एलिसिडेट और जस्टिफाई। तो
इस एलुसिडेशन में और जस्टिफिकेशन भी वो पूछना चाहता है कि एक्चुअली फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव व्हाट, मतलब फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव व्हाट डज दिस स्टैंड्स फॉर। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन कह दे जस्टिफाई या एलुसिडेट दैट Indian constitution is evolving towards giving primacy to individual rights over right regarding freedom of religion। क्या अच्छा क्वेश्चन बना है। कहते जस्टिफाई, इसमें एलुसिडेट बोलते हैं जस्टिफाई, जस्टिफाई that Indian constitution is evolving in the direction where individual rights are given primacy over freedom of religion, right regarding freedom of religion। तो अब क्या करेंगे इसमें? जस्टिफिकेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट हो कि हाँ ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, राइट। तो जस्टिफिकेशन में, एलुसिडेट में वो देखना चाहता है कि यार आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो भी आप आर्ग्यूमेंट करते हो वो बैक्ड रहता है कि नहीं रहता, बैक्ड बाय, जैसे कि या तो कोई स्कॉलरली थॉट हो, जैसे कि हम पीएसआर ऑप्शनल में करते हैं तो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेसिस पे जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। या फिर अगर जीएस में आ जाता है तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, राइट। तो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट्स है, तो एक आर्ग्यूमेंट मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि भाई सबरीमाला केस में इंडिविजुअल राइट ऑफ वुमेन फॉर एंट्री इनटू सबरीमाला टेंपल विद इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 55 which was banned was allowed, right, and the argument was that right regarding freedom of religion से ऊपर हम किसको मानेंगे, इंडिविजुअल राइट ऑफ वुमेन को मानेंगे। ऐसे ट्रिपल तलाक का जो इशू है, तो ट्रिपल तलाक में भी क्या है, एक तरफ था कि यार there should be freedom of practicing your religion and these personal religious rights should be considered within, immune within that scope, but Supreme Court said what, no, we are going to consider individual dignity of women as primary। तो अनदर ये एग्जांपल हुआ, है ना। लेकिन जस्टिफाई जब आप करो तो आप मतलब मेजर पॉइंट्स तो आपके उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने में जाएंगे कि भाई ये इस वजह से ट्रू है और ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा इस वजह से कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सीजेआई दीपक मिश्रा, तो उनका पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसी पर्टिकुलर इशू पर, जो लास्ट वीक था उनका, जब वो रिटायर हुए थे तो 6 जो डेज थे उसमें 6 पॉपुलर जजमेंट उन्होंने दिए थे। तो यार इतने अच्छे स्टेटमेंट है अपने पास, तो वो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के एक्स सीजीआई को यूज करेंगे, एक्स सीजीआई, तो उससे बेटर जस्टिफिकेशन क्या होगा, है कि नहीं। लेकिन क्योंकि हमें जस्टिफाई करना पड़ रहा है तो हम ये भी बताएंगे कि यार ओपोनेंट व्यू क्या है, राइट। ओपोनेंट व्यू, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has provided Article 25 as well as Article 26 which is giving this fundamental right to religious denominations, which is also a fundamental right, so there has to be some balance। तो जो आर्गुमेंट है वो भी यहाँ पर आ जाता है, राइट। अगर अब बात क्लियर है तो प्लीज मेंशन क्लियर। सो हम पूछ रहे हैं कि सर जो पीएसआर के आंसर होंगे वो जीएस2 के आंसर से कैसे होंगे डिफरेंस। 2 चीजें बताता हूं, उसको बस ध्यान रखना। कितनी बार ऐसा होता है कि पॉलिटी में भी वही क्वेश्चन आया उस साल, और जीएस पीएसआर ऑप्शनल में जो पेपर 1 सेक्शन बी है उसमें भी वही क्वेश्चन थीम आ गई। उसी साल साउथ चाइना सी पर क्वेश्चन आया जीएस पेपर 2 में आईआर में, और साउथ चाइना सी पे ही क्वेश्चन आया आपके पीएसआर में। तो मेजर ओवरलैप है, राइट, इसी वजह से वो एडवांटेज हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब पीएसआर में लिखेंगे तो हम 2 चीजें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, एक तो थियरी, एक स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलरली आर्गुमेंट, तो स्कॉलरली आर्गुमेंट। तो ये 2 मसाले ऐसे हैं, इसको जीएस पेपर 2 में मत डालना। जो पीएसआर ऑप्शन में जब मैं आपको आईआर कंप्लीट कराता हूं तो कंसिडर कीजिए कि आपको जीएस पेपर 2 का भी आईआर हो गया है, क्योंकि इतने बेसिक से लेकर बिल्कुल डेप्थ तक हम समझ लेंगे। और आईआर का मतलब, कई लोग समझते हैं कि आईआर तो चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया बदलता रहता है,
देखिए कोर डायमेंशंस वही रहती हैं। कोर डायमेंशंस को अगर आपने समझ लिया तो जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगते हैं। दे आर लाइक गार्निशिंग। अगर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आपने पढ़ा तो आपको क्या लग रहा है कि आईआर में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की हिस्ट्री पढ़ोगे आप? क्वेश्चन हिस्ट्री से थोड़ा ना आ रहे हैं। हिस्ट्री को तो केवल हम जानते हैं जिससे कि हमें प्रेजेंट पता लग सके, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है, उसका कुछ हिस्ट्री से कनेक्शन है। लेकिन अल्टीमेटली जो नेशंस हैं वो अपने फैसले अपने आज के इंटरेस्ट के लिए लेते हैं, फ्यूचर के इंटरेस्ट के लिए लेते हैं, है कि नहीं? तो जब वो समझ में आने लगता है बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत किन किन कारणों से है, वो सब आप समझ लेंगे मेरे साथ पीएसआर ऑप्शन में। आपको इंडिया को क्यों जरूरत है बांग्लादेश की, ऑल दोज डायमेंशंस क्लियर, देन व्हाट इज हैपनिंग। तो फिर वो क्लैरिटी ऐसी मिल जाती है। अब जीएस पेपर 2 में आपसे कोई पूछ ले, पीएसआर में पूछ ले, इट विल बी ऑन योर टिप्स। क्लियर है? फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। और अपने जो भी डाउट्स हो, ओपिनियन है, वो आप शेयर कर सकते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में, शशांक त्यागी फॉर यू, ये जो है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा इस वाली पीडीएफ को।